नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं नगरपालिका का अध्याय 7 और नगरपालिका का जो अध्याय 7 है उसका हेडिंग है नगरपालिका के राजस्व है। और इसके अंदर टोटल धाराएं हैं 101 से लेके 140 तक। तो इससे पहले अपन ने कितनी धाराएं पढ़ ली है? अपन ने इससे पहले अपन ने 124 धाराएं पढ़ ली है, यानी 101 से लेके अपन ने 124 तक पढ़ लिया है। और ये इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। उसके बाद में आज अपनी नई वाली क्लास की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं धारा 101 में क्या है, तो अपन देखेंगे कि नगर पालिका के आंतरिक राजस्व के स्रोत हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन से राजस्व के स्रोत हैं? आंतरिक राजस्व के स्रोत हैं। फिर अपन देखते हैं 101 के अंदर क्या है, तो 102 के अंदर क्या है, तो 102 कहती है कि अनिवार्य कर, ठीक है। फिर 103 क्या कहती है? 103 कहती है कि स्वैच्छिक कर नगर पालिका जो लगाएगी, उसके बारे में बात की गई है। फिर 104 है, वो 104 कह रही है कि नगर पालिका आपसे जो भी उपभोक्ता चार्ज ले रही है वो उसकी बात की गई है। 105 के अंदर अपन देखते हैं 105 में किसका वर्णन किया गया है, तो अपन देखेंगे कि फीस या जुर्माने का वर्णन किया गया है। फिर अपन 105 106 के अंदर अपन देखते हैं तो उसके अंदर विकास प्रभार देखते हैं। 106 में क्या है? विकास प्रभार है। और फिर 107 के अंदर अपन देखते हैं तो अपन को करों में छूट की बात की गई। करों में जैसे राज्य सरकार हो गई, नगर पालिका के जो संपत्तियां उनके ऊपर या केंद्र सरकार की संपत्तियों पर छूट की बात की गई है। तो ये 1 से लेकर 7 तक तो आपको एक पढ़नी है। फिर अपन देखते हैं 108। 108 क्या कहती है कि कर लगाने की प्रक्रिया क्या होगी? जब कर लग रहे हैं, बात हो रही है, तो कर लगाने की प्रक्रिया क्या होगी? 109 कह रही है कर कैसे लगाए जाएंगे, मतलब लागू होने की बात की गई है। उसके बाद में 110 कहती है कि करों की दरों में अपने को अगर लगता है तो कुछ चेंजेस करना है, तो उसके बारे में बात की गई, कैसी प्रक्रिया रहेगी। फिर 111 में कहता है कि राज्य सरकार करों की दरों में परिवर्तन कर सकती है क्या, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में बात की गई है। 112 के अंदर कहती है कि राज्य सरकार तो कर लिया 111 में, 112 कह रही है नगर पालिका करों की दरों में चेंजेस कैसे कर सकती है। फिर अपन देखते हैं 113 के अंदर, ठीक है, 113 के अंदर अपन देखें कर निर्धारकों की नियुक्ति, यानी कर निर्धारकों की जो नियुक्ति की बात की गई है वो कौन सी धारा में है? 113 में। फिर अपन 114 देखते हैं तो 114 में अपन देखेंगे कर जो निर्धारक है उनको कतिपय जानकारियां देने की क्या है? बाध्यता है। फिर अपन 114 में देखते हैं तो 114 में लिखा हुआ है, सॉरी 115 के अंदर अपन देखते हैं, 115 में लिखा हुआ है कि जो भूमि, जो आपकी भूमि या संपत्ति है उसमें संशोधन अगर कोई हो रहा है तो उसके बारे में आपको क्या देनी है? जानकारी देनी है, तो उसके बारे में बात की गई 115 में। फिर अपन 116 के अंदर देखते हैं कि आप नगर पालिका क्षेत्र में कोई संपत्ति खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जो बेचने वाला और जो खरीदने वाला दोनों की ड्यूटी होगी कि नगर पालिका को इसकी क्या देनी है? सूचना देनी है। अगर अपन बात करें ये सूचना कैसे देनी है, तो इसका वर्णन बताया गया धारा 117 के अंदर। धारा 117 में क्या बोला गया है कि अगर आप संपत्ति खरीदते हो, ठीक है, तो आपको जो अनुसूची 2 है उसके फॉर्मेट के अंदर नगरपालिका में जानकारी देनी है। अगर आपको संपत्ति वसीयत से मिली है तो जो अनुसूची 3 है उस फॉर्मेट को भर के आपको किस में देनी है? जानकारी नगरपालिका में देनी है। ये कौन सी धारा बात कर रही है? 117 बात कर रही है। फिर अपन देखते हैं धारा 118 क्या कहती है, तो धारा 118 कहती है कि नगरपालिका को आपने जो संपत्ति चेंज होने की जानकारी दी, नगरपालिका उसे अपने रजिस्टर में क्या करेगी? अपडेट करेगी। फिर अपन देखते हैं अगली धारा 119। 119 में ये बोला गया है कि आपने जानकारी नहीं दी है, ठीक है, जिसने बेचा उसने जानकारी नहीं दी, जिसने खरीदी उसने भी नगरपालिका को जानकारी नहीं दी। तो बोला गया कि जिसने बेचा है उसने जानकारी नहीं दी है, इसका मतलब उसी व्यक्ति का नाम नगरपालिका के अंदर दर्ज होगा, तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर ही कर लगेगा। भले ही उसने कर संपत्ति बेच दी हो, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर ही क्या लगेगा? कर लगेगा। फिर अपन देखते हैं धारा 120। 120 कह रही है कर किस किस के ऊपर लगेगा, यानी कर देने के लिए कौन होगा, यानी किसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके बारे में 120 के अंदर बात की गई है। यहां तक एक जो चरण हो गया अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अपन देखेंगे 121। 121 कह रही है कि जो करों लगे, इन करों के मामले में आप अपील कहां करोगे, तो अपील के लिए कौन सी धारा बात करती है? 121 कह रही है। 122 कह रही है कि आपके ऊपर जो कर लगे हैं, आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उससे दावाकृत राशि का पूर्व निक्षेप करना होगा, मतलब उसका 25% आपको पहले नगरपालिका में जमा कराना होगा, उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। फिर 123 के अंदर देखते हैं कि अपन खर्चे की, भाई अगर आप गलत हो तो नगरपालिका से आपको खर्चा दिलाई जाएगी, या आप नगरपालिका सही है और आप गलत हो तो आपसे नगरपालिका को क्या दिलाया जाएगा? खर्चा दिलाया जाएगा। ये कौन सी धारा बात कर रही है? 123 बात कर रही है। फिर अपन देखते हैं 124 जो 24 धारा है वो कह रही है कि सिविल न्यायालय की इसमें कोई अधिकारिता नहीं होगी, मतलब उसका जो फैसला है धारा 121 के अंदर जो जिसके सामने आपने अपील करी है उनका जो फैसला होगा अंतिम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसमें क्या बोला गया है कि जो फैसला देने वाला व्यक्ति है अगर उसे लगता है कि उसने गलत फैसला ले दिया है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर पुनर्निरीक्षण कर सकता है, उस फैसले को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ये धारा कौन सी हो गई? 124 हो गई, यानी सिविल न्यायालय की इसमें कोई अधिकारिता
नहीं होगी। बस कर निर्धारित जो जिसके सामने अपील की गई है वो अपना फैसला 3 महीने के अंदर चाहे तो चेंज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं अगली धारा 125। धारा पढ़ते हैं कौन सी? 125। 125 धारा क्या कर रही है कि बचाव या व्यावर्तियां, ठीक है, व्यावर्तियों की बात कर रही है। ठीक है, व्यावर्तियों का मतलब क्या हो गया कि भाई गलत जानकारी अगर आपने कोई दे दी और उस गलत जानकारी, यानी जो नगर पालिका ने आपको बिल दिया उसके अंदर कोई गलत जानकारी है, सारी कोई चीज है, बिल नहीं सॉरी, जो आपने जिस संपत्ति के ऊपर टैक्स लगाया उसके अंदर कोई गलत जानकारी है, तो उसके ऊपर आपको छूट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि नगर पालिका द्वारा कोई टैक्स इलीगल नहीं माना जाएगा। नगर पालिका ने आपके ऊपर कोई टैक्स लगा दिया है, उस टैक्स को इलीगल नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? यदि जो आपको नोटिस दिया था उस नोटिस के फॉर्मेट में क्या रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, जो संपत्ति का विवरण है उसमें क्या रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, इसलिए संपत्ति के विवरण में कमी की वजह से टैक्स कम या ज्यादा लग रहा है, तो भी इसके अंदर क्या नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी। करदाता का जो नाम है, निवास के वर्तनी में स्पेलिंग को त्रुटि रह गई है, तो वहां पे भी आपको क्या नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि छोटी मोटी गलतियों के आधार पर टैक्स वसूली को नहीं रोका जा सकेगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बात किसकी, धारा 125 कह रही है कि अगर आपको जो भी नगर पालिका टैक्स ले रही है उस टैक्स के अंदर आपके पास में अगर कोई जानकारी बिल अगर मांगा गया है, उस बिल वगैरह के अंदर नगर पालिका के पास में नगर पालिका ने बिल जारी किया, उस बिल के अंदर आपका नाम था राम और उसके अंदर नाम में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, नाम हो गया रामा, तो ये नहीं कह सकते हो सर मेरा नाम तो राम था, ये तो रामा जी के नाम से है, मैं टैक्स नहीं दूंगा। नहीं, अगर कोई त्रुटि है तो उसके अंदर ये दिक्कत नहीं होगी कि आप इसको टैक्स नहीं दो, ये त्रुटि की वजह से टैक्स देने के लिए आप बच नहीं सकते हो। या फिर आपके नगर पालिका में जो संपत्ति का विवरण है उस विवरण की वजह से कोई कमती बत्ती हो गया है तो भी आप इससे बच नहीं सकते हो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बाद में आप अपील कर सकते हो, वो बात अलग है। ठीक है, यानी इस आधार के ऊपर जो भी आपके ऊपर टैक्स लगा रहा है उसे इलीगल घोषित नहीं करा सकते हो। ठीक है, कि नहीं साहब मैं तो टैक्स दूंगा ही नहीं, आप अपील कर सकते हो, उसके अंदर सुधार करवा सकते हो, पर एक बार तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करों का जो उद्ग्रहण है, उद्ग्रहण का मतलब होता है वसूली, करों का उद्ग्रहण, उद्ग्रहण का मतलब क्या हो गया, वसूली, संपत्ति का हक नहीं माना जाएगा। ठीक है, सपोज करो आप कोई संपत्ति है जिसके ऊपर रह रहे हो और आपने वो संपत्ति क्या कर रखी है, कब्जा कर रखी है, और नगर पालिका में अपन ने धारा 120 के अंदर पढ़ा था कर किससे वसूल किया जाएगा, तो मैंने वहां बताया था कि यदि संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो संपत्ति जो जिस व्यक्ति के कब्जा है उस व्यक्ति से ही नगर पालिका क्या कर लेगी, वसूल कर लेगी, यदि मालिक का स्पष्ट पता नहीं चल रहा हो तो। ठीक है, अगर मान लो संपत्ति और उस संपत्ति के ऊपर आपका कब्जा है, संपत्ति है नगर पालिका में, नगर पालिका की संपत्ति की जो संपत्ति नगर पालिका क्षेत्र में संपत्ति है, उस क्षेत्र के जो संपत्ति है उसके ऊपर आपका कब्जा है। ठीक है, और आप नगर पालिका को क्या दे रहे हो, टैक्स भी दे रहे हो। भाई जाहिर सी बात है जिसका कब्जा होगा नगर पालिका उसी से टैक्स लेगी लेगी। अब होता यह है कि कल को यह मामला कोर्ट में चला जाता है या कोर्ट में चल रहा हो और वहां पे आप ये भी डाल दो कि साहब ये संपत्ति तो मेरी है, देखो मैं नगर पालिका को हर महीने क्या दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, या हर साल में क्या दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूं, और मैं इतने सालों से टैक्स दे रहा हूं, मैं मालिक हूं तभी टैक्स दूंगा। नहीं, यहां पे ये जो आप टैक्स दे रहे हो, करों का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं माना जाएगा कि आप नगर पालिका को टैक्स दे रहे हो इसका मतलब उस संपत्ति के क्या हो गए हो, मालिक हो गए हो। यानी कोर्ट में ये जस्टिफाई नहीं किया जाएगा, यानी ये आपका जो पॉइंट है उसे माना नहीं जाएगा कि आपने टैक्स जमा करा दिया इसलिए आप संपत्ति के मालिक हो गए हो, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। थोड़ा सा ही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली धारा है कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। बात किसकी हो रही है, धारा 126 की, और 126 क्या कह रही है कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना और समझना कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता का मतलब क्या हुआ कि यदि संदेह हो, ठीक है, यदि संदेह हो, संदेह किसे हो, सीएमओ को, या जो कर निर्धारक है उसे हो, या नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी है जो नगर पालिका क्षेत्र के निवासी से। ठीक है, बात किसकी हो रही है कि आपको जो कोई कर वसूला जा रहा है, आपसे जो संपत्ति की जानकारी मांगी गई थी। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था धारा 114 के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था धारा 114 के अंदर कतिपय सूचना देना। ठीक है, अब कतिपय सूचना देने के अंदर आपने कोई जानकारी दी और नगर पालिका को लगा कि आपने जो जानकारी दी है वो क्या है, गलत है, संदेह हो गया, बाद में कभी नगर पालिका को क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, बाद की बातें, कर लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर कभी मान लो 5 साल बाद में नगर पालिका को संदेह हुआ कि आपने जो जमीन का नाप दिया वो गलत दे दिया, आपने जो जानकारी दी है वो गलत हो गई, तो फिर क्या होगा कि सीएमओ हो सकता है या कर निर्धारक हो सकता है या नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत कोई भी जो अधिकारी होगा वो नगर पालिका क्षेत्र को जो निवासी है उससे क्या कर सकता है, निम्न सूचनाएं मांग सकता है। कैसी सूचनाएं मांगेगा कि संपत्ति का मालिक कौन है, वापिस पूछ सकता है,
ठीक है। आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हो, आपने मान लो आवासीय बता दिया, पता चला कि वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है, ठीक है। वो ये भी सूचना मांग सकता है संपत्ति का क्षेत्रफल कितना है। पहले मान लो आपके 150 गज का प्लॉट था और आपने बता दिया 125 गज जी, तो आपने क्या कर ली, जानकारी छुपाई, नगर पालिका को संदेह हो गया, तो कौन सी धारा के अंतर्गत वापिस आपसे सूचना मांग सकता है। धारा 114 में जो सूचना मांगी गई थी वो कर लगाने के समय मांगी गई थी। यहां कर लग चुका है, उसके 5 साल 10 साल बाद में नगर पालिका को कभी संदेह होता है तो किस जो धारा है उसके अंतर्गत आपसे वापिस सूचना मांग सकती है। धारा कौन सी होगी, तो धारा आपके 126 होगी जिसके अंतर्गत वापिस सूचना मांग सकता है, ठीक है। या उस संपत्ति के ऊपर कितना किराया आ रहा है भाई, ये भी जानकारी मांग सकते हैं। और जानकारी अगर आपने वापिस गलत दी या नहीं दी तो आपके ऊपर कितने रुपए का जुर्माना लग जाएगा, 1000 रुपए तक का। वीआईपी है, कितने रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा, 1000 रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा। मैं एक बार वापिस इसको समझा देता हूं। कहने का मतलब है कि धारा 114 तो कह रही है कि कर निर्धारण हो करेंगे तब कतिपय सूचनाएं आपको देनी है, जब कर लगेगा तब मांगी जाएगी, ठीक है। आपने सूचनाएं दे दी, कर लग भी गया, कर लगने के मान लो 1 साल बाद में नगर पालिका को लगता है कि नहीं, आपको किसी ने शिकायत कर दिया, नगर पालिका खुद को लगा कि आपने जो जानकारियां दी है वो गलत है और आप नगर पालिका को ये क्या हो गया, संदेह हो गया, तो नगर पालिका आपसे वापस सूचना तो मांगेगी ना। तो कौन सी धारा के तहत नगर पालिका को ये पावर है कि वो वापस सूचना मांग सकती है, तो धारा कौन सी है, 126 है कि मांगी गई सूचना है तो फिर आपको जो दायित्व तो प्रकट करना, यानी वो सूचनाएं आपको नगर पालिका को वापस देनी ही होगी। क्या क्या हो सकती है, संपत्ति का मालिक कौन है, उसका यूज कैसे हो रहा है, या उसका क्षेत्रफल कितना है, या किराया कितना आ रहा है, ये सारी जानकारियां वापस नगर पालिका मांगेगी। अगर उसे डाउट होता है तो आपको देना होगा, आप इसके लिए बाध्य हो। धारा कौन सी कह रही है, 126, ठीक है। और वह साथ में यह भी बताया गया है कि जानकारी नहीं देते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, जुर्माना तो आपको स्पेशली याद करना ही करना है कि जुर्माना कितना लग सकता है, तो 1000 रुपए आपके ऊपर क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। आगे अपन देखते हैं धारा कौन सी आती है, 127, कर वसूली करने का कर्तव्य किसका होगा, यानी आपके ऊपर जो कर लगा दिया नगर पालिका ने उसको कर वसूल कौन करेगा, किसकी ड्यूटी रहेगी कि ये कसूर जो कर लगाए इनको आपको क्या करना होगा, वसूल करना होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि धारा 102 103 के अंतर्गत जो भी कर लगते हैं उन करों को वसूल करने का जो दायित्व है, ड्यूटी किसकी होगी, सीएमओ की होगी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होगी। मतलब आप जो ईओ बनोगे तो आपकी ड्यूटी रहेगी, नगर पालिका अगर कोई कर लगाती है आपके नगर पालिका क्षेत्र में तो उनको वसूल करने की ड्यूटी किसकी रहेगी, आपकी रहेगी। या आप मान लो बिजी हो तो आप किसी और को भी क्या कर सकते हो, इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी यानी उसे क्या कर सकते हो, प्रत्यायोजन कर सकते हो अपनी शक्तियों का कि भाई आपकी ड्यूटी रहेगी ये कर वसूल करोगे। बाकी मेनली ये सबसे पहले ड्यूटी किसकी रहती है, ईओ ईओ या सीएमओ की रहती है। सीएमओ मतलब चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, उसकी ड्यूटी रहेगी करों को क्या करना है, वसूल करना है, ठीक है। कौन सी धारा के अंदर बताया गया, धारा 127 के अंदर बताया गया, ठीक है। धारा 128 क्या कह रही है, धारा 128 कह रही है कि करों के बिल का क्या किया जाना, प्रस्तुत किया जाना। करों के बिल का क्या किया जाना, प्रस्तुत किया जाना। आपने कर लगाए, करों के बिल को क्या करो दोगे, प्रस्तुत कर दोगे। कर के बिल के अंदर प्रस्तुत कौन करेगा, नगर पालिका करेगी, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होगा, कर होगा, शुल्क होगा या कोई बकाया राशि है उसका नगर पालिका क्या करेगी, बिल प्रस्तुत करेगी। करों के बिल का क्या किया जाना है, प्रस्तुत किया जाना है। और कर के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक है। मान लो आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो तो आपको ये बिल दिया जाएगा कि साहब ये कर लग रहे हैं, ये शुल्क लग रहा है या ये आपके बकाया है, तो ये जो बिल है वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी ये संपत्ति है, ठीक है। आगे देखते हैं, बिल जारी सीएमओ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करेगा। भाई बिल वसूल करने की ड्यूटी भी किसकी है, सीएमओ की है। तो फिर बिल जारी करने की ड्यूटी भी किसकी होगी, सीएमओ की होगी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि 127 में तो क्या कह रहा है, बिल वसूल करने का काम किसका है, सीएमओ का है। 128 क्या कह रहा है कि कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, आपको बिल देंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि बिल नहीं देंगे, बिल्कुल आपको क्या दिया जाएगा, संपत्ति के ऊपर मान लो यूडी टैक्स लग रहा है, ठीक है, या उपभोक्ता चार्ज लग रहा है तो उसका प्रॉपर बिल होगा, ठीक है। और इस बिल को कौन जारी कौन करेगा, तो जारी कौन करेगा, सीएमओ, क्योंकि वसूल करने का दायित्व भी किसका है, उसी का है। तो ईओ या सीएमओ बोल सकते हो, वो बिल क्या करेगा, आपको जारी करेगा। कौन सी धारा में कह रहे हैं, धारा 128 में, ठीक है। फिर अपन देखते हैं धारा 129 क्या कह रही है कि बिल की क्या होगी, अंतर्वस्तु। धारा 129 क्या कह रही है, बिल की अंतर्वस्तु की बात की गई है। धारा 129 क्या कह रही है कि बिल की अंतर्वस्तु क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर जो बिल लगा है, उस बिल के जो बिल जारी हुआ है, नगर पालिका ने जो टैक्स लगाया है, वो टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी संपत्ति है, किसके ऊपर कितना लगा है, ठीक है। जैसे आप देखते हो आपके बिजली का बिल आता है तो उस बिजली के बिल के अंदर पूरी डिटेल जानकारी होती है ना, कि इतने यूनिट लगे हैं, इतनी बजे से इतने बजे तक इतना यूनिट यूज किया है, इतना आपने मतलब किलोवाट यूज किया है, सारी डिटेल होती है।
तो वैसे ही जो आपके ऊपर बिल जारी नगर पालिका करेगी तो उसमें सारी डिटेल होगी कि आपकी कौन सी संपत्ति पे लगा है, कौन सी कॉलोनी के अंदर स्थित है, कितना क्षेत्रफल है उसका और कितना उसके ऊपर क्या लगा है, टैक्स लगा है। तो बिल में क्या क्या वर्णन होगा, संपत्ति का वर्णन होगा कि भाई किसके नाम जो संपत्ति है उसको ये बिल जारी हो रहा है, उस संपत्ति का क्षेत्रफल कितना है, समयावधि, मतलब ये जो बिल है ये किस डेट से किस डेट तक के लिए है, तो समयावधि का क्या होगा, यानी किस महीने से किस महीने तक का ये बिल है। और उसके अलावा और क्या वर्णन होगा कि अगर बिल का भुगतान नहीं करते हो तो उसका परिणाम क्या होगा, मतलब लेट फीस। जैसे आप बिजली का बिल देखते हो तो उसके अंदर मान लो आपके बिल आया 500 रुपए, ठीक है, और उसके साथ में ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर इस डेट तक आप भुगतान नहीं करोगे तो आपके जो 500 रुपए हैं वो बढ़ के 525 रुपए हो जाएंगे। तो वैसे यानी ये क्या लगी है, लेट फीस लगी है, तो लेट फीस का वर्णन हो गया। यदि करदाता को लगता है कि बिल गलत है या ज्यादा है, या वह, तो करदाता को क्या लग गया कि या तो उसको क्या बिल गलत है या बिल क्या लग गया उसे ज्यादा लग गया, तो वह है कहां, वह कितने समय में अपील करेगा, इसका भी क्या होगा, वर्णन होगा। इसका भी क्या होगा, वर्णन होगा। ठीक है, वापिस एक बार बताता हूं कि धारा 127 के अंदर तो क्या बोला गया है कि कर वसूल करने का दायित्व है किसका, कर वसूल करने का दायित्व किसका है, बोले ईओ या सीएमओ बोल दो, उनका दायित्व है। ठीक है, धारा 128 के अंदर बोला गया है कर को जो बिल है उसको क्या किया जाना, प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, बिल प्रस्तुत कौन करेगा, तो बोले साहब ईओ है या जो सीएमओ वो बिल प्रस्तुत करेंगे। धारा 129 कह रही है कि बिल में क्या क्या जानकारी होगी, तो बिल के अंदर जानकारी होगी आपकी संपत्ति, नाम, पता, कहां कौन सी संपत्ति पे लग रहा है, कितना क्षेत्रफल है, कितना टैक्स लगा है, कितने दिन के लिए लगा है, अगर उस दिन तक आप जमा कराते हो तो इतनी फीस है, उसके बाद में जमा कराते हो तो आपके लेट फीस लग जाएगी, ये भी आपका वर्णन होगा, जैसे आपके बिजली के बिल में होता है। लेकिन बिजली के बिल में ये नहीं होता है कि आपको बिल ज्यादा लग रहा है तो आप कहां अपील करोगे, लेकिन यहां है, यहां क्या बोला गया है, यदि आपको बिल गलत लगता है या ज्यादा लगता है तो इसके बिल के अंदर ही वर्णन होगा कि आप कहां पे और कितने समय के अंदर इसके यहां पे अपील कर सकते हो। सपोज करो आपको बिल जारी हुआ और आपको लगा कि मेरे बिल कैसे आ गया, मेरे कर कैसे लग गया, मैं तो इस इतनी संपत्ति है, मान लो कोई प्लॉट है 100 गज के ज्यादा का प्लॉट है उसके ऊपर कर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा प्लॉट तो 99 गज का ही है, तो मेरे कैसे बिल ये जो कर लगा दिया, तो आप अपील तो करोगे। तो उस बिल के अंदर ही नीचे लिखा हुआ होगा कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। कितने दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है, और कहां पे जाके आप कर सकते हो, अपील कर सकते हो। इसका वर्णन भी कौन से में होगा, 100 धारा 129 के अंदर इसका वर्णन होगा। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं, आगे है मांग नोटिस या डिमांड नोटिस। आगे क्या है, मांग नोटिस या डिमांड नोटिस। मांग नोटिस बोल दो या इंग्लिश में इसे डिमांड नोटिस पढ़ो तो याद रखने में थोड़ा क्या रहेगा, आसानी रहेगी। डिमांड नोटिस क्या होता है कि आपको बिल जारी हो गया और बिल जारी होने के 15 दिन के भीतर भीतर ना तो आपने क्या करवाया, पैसा जमा करवाया, और ना ही आपने क्या कर दिया कि सक्षम अधिकारी के पास में क्या करिए, अपील करिए। ना तो आपने पैसा जमा कराया और ना ही सक्षम अधिकारी के पास में क्या करिए, अपील करिए। तो अनुसूची 4 के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अनुसूची 4 के अनुसार वीआईपी नगर पालिका उस जो करदायी व्यक्ति है उसे क्या करेगी, डिमांड नोटिस जारी करेगी। ठीक है, वापस शुरू से बताता हूं, 127 से कर वसूल करने का दायित्व किसका, ईओ का। कर को जो जो बिल है उसको, बिल को प्रेजेंट कौन करेगा, यानी प्रस्तुत कौन करेगा उस व्यक्तियों के समक्ष, यानी बिल जारी करने की ड्यूटी कौन सी धारा में दी गई है, 128 में, किसकी होगी, ईओ की होगी। धारा 129 कह रही है कि जो आपका बिल है उस बिल की जो डिटेल होगी, बिल में क्या क्या चीजें हैं उसका वर्णन कौन सी में, धारा 129 में। क्या क्या डिटेल होगी, कौन सी संपत्ति पे लग रहा है, कितना लग रहा है, कितने दिन का टाइम है, लेट फीस, वो 129 के अंदर है। उसके अलावा आप अपील कहां करोगे और कितने दिन में करोगे, ये भी वर्णन कहां पे दिया हुआ है, तो ये भी 129 में दिया हुआ है कि इतने दिन का टाइम है, या तो बिल जमा करा दो या फिर आप अपील कर लो अगर आपको लगता है कि बिल गलत है या ज्यादा है तो। ठीक है, अब धारा 130 कह रही है कि आपको बिल जारी हो गया 29 के तहत, उसमें सारी चीजें बताई गई है, और आपको बिल जारी करने के बाद में कितने दिन का टाइम मिला है, 15 दिन का। आप 15 दिन में ना तो बिल जारी करते हो, जमा कराते हो, ना तो आप बिल क्या करते हो, जमा कराते हो, और ना ही जो सक्षम अधिकारी है जिसमें दिया गया उसके पास में आप अपील करते हो साहब मेरे बिल गलत आया है या ज्यादा आया, जो भी है, तो फिर क्या करेगा नगर पालिका, धारा 130 के तहत क्या कर देगी, डिमांड नोटिस जारी करेगी। कौन सी धारा के तहत जारी करेगी, 130 के तहत डिमांड नोटिस जारी करेगी। डिमांड नोटिस कब जारी होगा, जब बिल जारी होने के 15 दिन के अंदर अंदर ना तो आप बिल का पैसा जमा करा रहे हो, ना किसी सक्षम अधिकारी के पास में अपील जारी करते हो, अपील करते हो कि साहब मेरा बिल गलत है या ज्यादा है। अब ये जो डिमांड नोटिस जारी हुआ है वो कौन सी अनुसूची के अनुसार जारी होगा, तो शेड्यूल जो 4 है नगर पालिका का, उस शेड्यूल 4 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के अनुसार ये आपके क्या होगा, डिमांड नोटिस जारी होगा।
ठीक है। अपन ने अब तक 4 जो शेड्यूल है वो पढ़ रखे हैं। एक तो अपन ने पढ़ा था 108, धारा 108 में पढ़ा था कि जो कर लगेगा उसका प्रारूप कौन से शेड्यूल में होगा, अनुसूची 1 में है। फिर अपन ने पढ़ा था अनुसूची 117, धारा 117 में पढ़ा था कि जो संपत्ति ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो संपत्ति ट्रांसफर जो मान लो रजिस्ट्री से हो रही है तो अनुसूची 2 में वर्णन के हिसाब से नगर पालिका में जमा कराना होगा, या फिर नगर जो संपत्ति है वो संपत्ति वसीयत से दारी है तो अनुसूची 3 के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अनुसार भर के नगर पालिका में जमा कराना होगा। तो कौन सी धाराएं होगी, धारा 108 में तो अनुसूची 1 है, धारा 117 के अंदर अनुसूची कौन सी आ जाएगी, 2 और 3 आ जाएगी। और अभी अपन धारा पढ़ रहे हैं 130, 130 के अंदर है कि डिमांड नोटिस कौन सी फॉर्मेट के अंदर, कौन सी अनुसूची में वर्णित फॉर्मेट के अनुसार जारी होगा। तो अपन देख सकते हैं धारा 130 में अनुसूची 4 के अनुसार जो वर्णन है उस फॉर्मेट के अनुसार कौन सा बिल जारी होगा, ये जो डिमांड नोटिस है वो आपके क्या होगा, जारी होगा। डिमांड नोटिस कौन सी धारा में जारी होगा, तो डिमांड नोटिस जारी होता है आपके धारा 130 के अंदर। आया समझ में। अगला अपन देखते हैं धारा 131। धारा 131 क्या कह रही है कि वारंट जारी कब किया जाएगा, यानी वारंट जारी कब किया जाएगा। एक अगला प्रोसेस आता है कि वारंट जारी होगा, लेकिन ये वारंट जारी कब होगा, तो वारंट जारी होने के लिए बोला गया है कि यदि व्यक्ति धारा 130 के तहत क्या जारी हुआ था, मांग नोटिस कह दो या डिमांड नोटिस जारी हुआ, उस डिमांड नोटिस जारी होने के बाद में न तो उसने क्या करवाया, पैसे जमा कराए, न ही नगर पालिका को पैसे नहीं जमा कराने का क्या बताया, समुचित कारण बताया, और न ही धारा 121 के तहत क्या करी हो, अपील करी हो। ठीक है, वापिस बता देता हूं, शुरू से बताऊंगा एक बार, ठीक है। धारा पढ़ रहे थे अपन 127 से, इसको समझो। धारा 127 कि कर कौन वसूल करेगा, किसकी ड्यूटी है, ईओ की ड्यूटी है या सीएमओ की ड्यूटी है। कर जो कर वसूल करने के लिए जो बिल बनता है वो बिल कौन जारी करेगा, तो वही सेम है, ईओ जारी करेगा या सीएमओ जारी करेंगे। ठीक है। धारा 129 कह रही है कि जो बिल है उस बिल के अंदर क्या क्या अंतर्वस्तु होगी, मतलब संपत्ति की जानकारी है, कितने दिन, क्या टाइम, कहां अपील होगी, लेट फीस क्या लगेगी, सारी जानकारी 129 के अंदर जो बिल दिया जाएगा उसके अंदर होगी। ठीक है। और दिया जाएगा कितने, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप बिल जमा करा दो। ठीक है। अब आप बिल जमा नहीं कराते हो 15 दिन तक, ठीक है, और ना ही अपील करते हो, तो फिर धारा क्या कहती है, 130 आ जाती है। धारा 130 क्या कहती है कि 15 दिन में ना तो आपने क्या करवाया, बिल जमा कराया, और ना ही सक्षम अधिकारी के पास में क्या करिए, अपील करिए, तो क्या होगा, तो बोला गया है कि आपके खिलाफ में क्या जारी हो जाएगा, वारंट जारी हो जाएगा। आपके खिलाफ में क्या हो जाएगा, वारंट जारी हो जाएगा। ठीक है। कौन सी धारा बात करी है, धारा 131 बात करी कि आपके खिलाफ में वारंट जारी हो जाएगा। अब वारंट जारी के अंदर क्या होगा, यदि व्यक्ति धारा 130 के तहत मांग जो नोटिस, जो डिमांड नोटिस है, वो राशि जमा नहीं करवाए, ठीक है, या जमा नहीं कराने का समुचित कारण बताए, या नई धारा 121 के तहत क्या करे, वो अपील करे, तो उसके खिलाफ में क्या हो जाएगा, वारंट जारी करेंगे। अब वारंट जारी के अंदर देखो कि सीएमओ क्या करेगा, दोषी व्यक्ति की चल संपत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पे अचल संपत्ति की बात नहीं की गई है, चल संपत्ति मतलब मूवेबल संपत्ति की बात की गई है कि सीएमओ क्या करेगा, चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश 5वीं अनुसूची के अनुसार क्या करेगा, जारी करेगा। 5वीं अनुसूची में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जारी करेगा। यदि पर्याप्त चल संपत्ति नहीं हो जितना कि कर बकाया हो, तो स्थावर संपत्ति को क्या किया जाएगा, निर्धारित रीति से अभिग्रहित यानी अटैच कर दिया जाएगा। इसे कुर्क नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये कुर्क नहीं होगी। कहने का मतलब है कि चल संपत्ति क्या होगी, कुर्क होगी। जो अचल संपत्ति यानी स्थावर संपत्ति है, इमूवेबल संपत्ति है, वो कुर्क नहीं होगी, वो क्या होगी, नगरपालिका अटैच करेगी। ठीक है। कुर्क कौन सी संपत्ति होगी, तो कुर्क होगी चल संपत्ति होगी। कौन सी अनुसूची में वर्णित फॉर्मेट के अनुसार, 5वीं अनुसूची के वर्णित फॉर्मेट के अनुसार। ठीक है। वारंट पर कौन हस्ताक्षर करेंगे, सीएमओ हस्ताक्षर करेंगे, मतलब ईओ आप बनोगे तो आप क्या करोगे, वारंट जारी करोगे। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 131 के अंतर्गत आप क्या कर दोगे, वारंट जारी कर दोगे। उस व्यक्ति का नाम जारी होता है जिसे क्या किया है, कुर्की की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वारंट पर सीएमओ हस्ताक्षर करते हैं तथा उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिसे कुर्की की कार्रवाई करने का निर्देश, उस व्यक्ति का नहीं है, यहां पे उस व्यक्ति की जगह कर लो उस अधिकारी के नाम। आप नगरपालिका के अंदर हो, आप नगरपालिका में ईओ लगे हो, तो आप किसी अपने अधीनस्थ को ऑर्डर करोगे कि आपकी ड्यूटी है कि आप ये संपत्ति क्या करोगे, कुर्क करोगे, और इसके लिए आपको ईओ ने क्या जारी कर दिया, वारंट जारी कर दिया, मतलब एक अधिकार पत्र जारी कर दिया कि आप जाओ और ये संपत्ति क्या करके आओ, कुर्क करके आओ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है,
3 साल से अधिक अगर कोई मामला पुराना है, वीआईपी लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने साल से पुराना मामला? 3 साल से अधिक पुराने मामले में क्या वारंट जारी होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। 3 साल से अधिक पुराने मामले में जारी नहीं होगा, क्या जारी नहीं होगा? वारंट जारी नहीं होगा, वारंट जारी नहीं होगा। नगर पालिका ऐसे बकाया भू राजस्व के रूप में वसूल करने के लिए राजस्व विभाग को क्या कर सकती है? अनुरोध कर सकती है, ठीक है। बकाया राजस्व के, भू राजस्व के रूप में वसूल करने के लिए जो राजस्व विभाग है उसे बोल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आगे और क्या कह रहे हैं वो और देख लेते हैं, फिर एक बार साथ में बता दूंगा मैं आपको। फिर कह रहे हैं कि वारंट का क्रियान्वयन कैसे होगा? वारंट के क्रियान्वयन के लिए बोला गया है कि यदि वो व्यक्ति है जिसकी धारा 131 के अधीन क्या है? संपत्ति कुर्क करी जानी है, ठीक है। धारा 131 के अधीन क्या की जानी है? संपत्ति कुर्क की जानी है। नगर पालिका क्षेत्र के भीतर है तो सीएमओ अपने अधीनस्थ अर्थात राजस्व निरीक्षक को क्या करेगा? संबोधित करेगा। जैसे कि अभी वैकेंसी आने की बात हो रही है, आरआई की, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात हो रही है, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर को वो क्या करेगा? संबोधित करेगा और बोलेगा आप जाओ और आप ये संपत्ति क्या करके आओ? कुर्क करके आओ। कौन सी धारा के अंतर्गत? 131 के अधीन। कौन जारी करेगा? ईओ या सीएमओ जारी करेगा, वारंट जारी करेगा, आप जाओ ये संपत्ति जो है इसको कुर्क करके आओ। संपत्ति कौन सी कुर्क होगी? चल संपत्ति कुर्क होगी, शेड्यूल 5 के वर्णित फॉर्मेट के अनुसार। अचल संपत्ति कुर्क नहीं होगी। अचल संपत्ति तभी वो अटैच की जाएगी जब उसे लगता है कि जो अपना कर जितना बाकी है उतना तो चल संपत्ति से आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? अचल संपत्ति यानी स्थावर संपत्ति को क्या किया जाएगा? अटैच किया जाएगा, कुर्क नहीं होगी। वापिस ध्यान रखना, यदि दोषी व्यक्ति की चल संपत्ति किसी अन्य नगरपालिका पंचायत क्षेत्र में हो तो वारंट दूसरी नगरपालिका के सीएमओ को क्या कर दिया जाएगा? तहसीलदार को संबोधित करते हुए जारी कर दिया जाएगा। अगर आपकी नगरपालिका में है तो आप ही क्या कर दोगे? अपने अधीनस्थ को कर दोगे। लेकिन अगर संपत्ति किसी और कोई क्षेत्र में है, दूसरी नगरपालिका में, तो जो वहां के यू होंगे आप उन्हें क्या करोगे? संबोधित करते हुए वारंट जारी करोगे। अगर नगरपालिका क्षेत्र नहीं है और पंचायत समिति है तो पंचायत समिति वहां के कोई जो तहसीलदार लगता है उसे आप क्या करोगे? वारंट जारी करोगे, ठीक है। और वो अधिकारी क्या करेगा? निष्पादन हेतु जो अपने अधीनस्थ है उन्हें क्या करेगा? प्रश्नांकित कर देगा, भाई जाओ तुम्हारी ये ड्यूटी है कि ये क्या किया जाए, ऑर्डर आया है वहां से और इसे क्या किया जाए? संपत्ति को कुर्क कर दो, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसमें वारंट निष्पादन के लिए बलपूर्वक प्रवेश। वारंट निष्पादन के लिए क्या करना है? बलपूर्वक प्रवेश करना है, ठीक है। सपोज करो आप नगरपालिका क्षेत्र के अंदर लगे हुए हो, आप यो और आपने किसी मान लो अधीनस्थ को बोला, आपका अधीनस्थ लगा हुआ आ रहा है, आपने उसको वारंट जारी कर दिया, भाई आपकी ड्यूटी है ये संपत्ति क्या करके आओ? कुर्क करके आओ। अब जिसके घर पे संपत्ति कुर्क करने जा रहे हो वो भाई जाहिर सी बात है ईमानदार व्यक्ति होता तो जमा ही करा देता, इतना उसको टाइम दिया, नहीं जमा करा रहा है मतलब कोई बदमाश है या कुछ ना कुछ है। अब आप जैसे ही उसके घर के अंदर कुर्क करने गए और उस व्यक्ति ने क्या कर लिया? घर के दरवाजे बंद कर लिए, गेट वेट सब बंद करके बैठ गया, उसको पता है कि ये अंदर घुस गए तो हमारी संपत्ति है, उसको क्या कर देंगे? कुर्क कर देंगे। तो धारा 132 उसको अधिकार देती है, ठीक है। धारा 132 उसे क्या देती है? अधिकार देती है कि संपत्ति को कुर्क करने के लिए बलपूर्वक घर में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है, ठीक है। यह वारंट निष्पादन करने के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी है उसे अधिकार दे रही है कि दोषी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान रखना है। कब से कब तक? सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य बलपूर्वक आप क्या कर सकते हो? प्रवेश कर सकते हो, यानी दरवाजा भी क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। आपको वारंट मिला है, वारंट जारी मतलब आपको अधिकार मिला है संपत्ति कुर्क करनी। अब संपत्ति कुर्क करने के लिए ये नहीं है कि रात को 10 बजे चले गए, 1 बजे चले गए, साहब हमें तो क्या करना है? संपत्ति कुर्क करनी है, नहीं। स्पष्ट बोला गया है, एग्जाम में पूछेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य आप क्या कर सकते हो? संपत्ति को क्या कर सकते हो? कुर्क कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यह भी बोला गया है कि जो आप संपत्ति कुर्क कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हो। दरवाजे वगैरह आप नहीं खोल रहे हो, उनको वार्निंग दे दी दरवाजे खोल दो, नहीं खोल रहे हैं तो आप तोड़ के अंदर घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यदि उस घर के अंदर क्या है? महिलाएं हैं, महिलाओं का मामला है, तो 3 घंटे पूर्व उन्हें क्या देना होगा? नोटिस देना होगा, ठीक है। वैसे तो लिखा गया है पर्दानशी महिलाएं, पर्दानशी का मतलब कुछ भी हो सकता है, नहीं होगी तो बोल देंगे मैं तो पर्दानशी थी, आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया। तो महिलाओं के मामले में यह बोला गया है कि जो वारंट अधिकारी है, जिसको वारंट मिला हुआ है, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर उस घर में महिलाएं हैं तो उन्हें क्या दे देगा? 3 महीने पूर्व नोटिस दे देगा, साहब हम आ रहे हैं, 3 घंटे पहले आपको बोल रहे नोटिस लिखित में दिया जाएगा कि ये चस्पा किया जाता है, आप घर खाली कर दो। ये नहीं होना चाहिए आप इस कमरे में बैठे हो और इस कमरे में कोई संपत्ति है और वो हमें क्या करनी है? कुर्क करनी है, और महिलाएं उस कमरे में बैठी है तो वो प्रवेश कर नहीं सकता। प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कमरे में क्या बैठी है? महिलाएं। लेकिन वो कर सकता है प्रवेश, बलपूर्वक कर सकता है,
लेकिन कब करेगा? 3 घंटे पूरा नोटिस देने के बाद में 3 घंटे का जैसे ही टाइम समाप्त हो जाएगा, वो अब क्या कर देगा? उन महिलाओं के रूम में प्रवेश कर देगा, क्योंकि उसके पास में राइट होगा कि सर हमने इनको टाइम दिया था 3 घंटे का, 3 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दो, इन्होंने नहीं किया, इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं? बलपूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, वापिस एक बार बताता हूं 127 से कर होंगे, जो कर आपको वसूल करने की ड्यूटी किसकी होगी? ईओ या सीएमओ की होगी। फिर कौन सी धारा बोल रही है? 127। धारा 128 कह रही है कि जो कर का लिए वो जो बिल जारी होगा, वो बिल जारी कौन करेगा? ईओ करेगा। बिल जारी कौन करेगा? ईओ या सीएमओ करेगा। धारा 129 कह रही है कि जो बिल होगा उसकी अंतर्वस्तु क्या होगी, यानी उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा। तो इसके अंदर लिखा होगा संपत्ति की सारी डिटेल लिखी हुई होगी, कितनी संपत्ति, कितना कर लग रहा है, क्या लग रहा है, लास्ट डेट कितनी है, लास्ट डेट के अंदर अंदर अगर भुगतान नहीं करते हो तो आपके लेट फीस कितनी लग जाएगी। साथ ही में यह भी लिखा होगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है, ज्यादा लग रहा है या कुछ भी है, तो आप अपील कर सकते हो और 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। कौन सी धारा कह रही है? धारा 129 कह रही है। ठीक है, धारा 130 कहती है कि आपने क्या करा है? 15 दिन के अंदर ना तो बिल जमा कराया और ना कहीं पे क्या करी? अपील करी, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या करेगी नगर पालिका? आपके पास में क्या करेगी? मांग नोटिस जारी करेगी, आपके खिलाफ में क्या करेगी? डिमांड नोटिस जारी करेगी। कौन सी धारा के तहत? धारा 130 के तहत। धारा 130 के अंदर मांग नोटिस होगा, उसमें लिखा होगा कि या तो 15 दिन के अंदर अंदर आप वापस टाइम देगी कि या तो बिल जमा कराओ, ठीक है, या फिर आप बिल जमा नहीं कराते हो तो फिर वही बात है कि आपने बिल जमा नहीं कराया। धारा 100 कौन सी कह रही है? 30 कह रही है। धारा 130 क्या कह रही है? या तो आप क्या कर दो, 15 दिन का टाइम है, आप बिल जमा करा दो, बिल जमा नहीं करा रहे हो, ना सक्षम अधिकारी के पास में अपील कर रहे हो, तो आपके खिलाफ में क्या हो जाएगा? डिमांड नोटिस जारी हो जाएगा। अब डिमांड नोटिस को भरने का भी कितने दिन का टाइम दिया गया है? 15 दिन का टाइम दिया गया। पहले बिल जमा जारी होने के बाद में 15 दिन का टाइम मिला, फिर मांग नोटिस जारी होने के बाद में वापस कितने दिन का टाइम मिल गया? 15 दिन टोटल, यानी उस व्यक्ति को कितने दिन का टाइम मिला है? 30 दिन का टाइम मिला है। 30 दिन के टाइम में वो बिल जमा नहीं करता है तो ईओ को आ जाएगा गुस्सा, और ईओ क्या करेगा? 131 के तहत में वारंट जारी कर देगा। वारंट किस बात का होगा? कि जाओ फला व्यक्ति की संपत्ति क्या करो? कुर्क करो। जमा ही नहीं करवा रहा है, इतने दिन हो गए वेट करते हुए। वारंट किसको जारी करेगा? अपने अधीनस्थ को जारी करेगा। जब वारंट जारी करेगा तो उसके अंदर कौन सी संपत्ति कुर्क होगी? चल संपत्ति कुर्क होगी। चल संपत्ति कुर्क होगी। अगर चल संपत्ति का मूल्य, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो संपत्ति कुर्क हो रही है उस संपत्ति का मूल्य उतना ही होना चाहिए जितना कि आपका बिल है। ये नहीं है कि बिल तो 100 रुपए का, संपत्ति 1000 रुपए कुर्क कर दी, यानी उसके आसपास होना चाहिए। ये हो जाए कि 100 रुपए करके बाकी हैं तो आप 125 रुपए का वस्तु कुर्क कर दो या 150 ही कर दो। ये नहीं होना चाहिए 100 रुपए बाकी है 1000 की वस्तु कुर्क करके आ जाओ। ठीक है, चल संपत्ति कुर्क होगी। अगर आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति की मान लो 1000 रुपए नगर पालिका की बकाया है या 10,000 रुपए बकाया है, उसकी जो चल संपत्ति है जिसको आप कुर्क कर रहे हो उसकी कीमत ही कितनी होगी? 5,000 रुपए, और आपका बिल कितना बाकी है? 10,000 रुपए। तो नगर पालिका फिर क्या करेगी? उसको बोलेगी, जो वारंट अधिकारी उसका दायित्व होगा कि वो स्थावर संपत्ति को क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है। चल संपत्ति को जो कुर्क करे उसका नोटिस कौन से फॉर्मेट दिया जाएगा? तो उसका नोटिस दिया जाएगा अनुसूची 5 में वर्णित फॉर्मेट के अनुसार। जब आप स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं होगी, स्थावर संपत्ति क्या होगी? अटैच होगी। स्थावर संपत्ति कुर्क नहीं होगी, स्थावर संपत्ति क्या होगी? अटैच होगी। कौन सी धारा बोल रही है? धारा 131 बोल रही है। अगर नगर पालिका क्षेत्र है तो जो ईओ होगा या सीएमओ होगा वो अपने अधीनस्थ को बोलेगा कि आपको जो मैं वारंट जारी करता हूं और आप ये संपत्ति क्या करो? कुर्क करो। यदि संपत्ति उस नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, कहीं और कहीं है, तो फिर क्या होगा? नगर पालिका दूसरी नगर पालिका में, तो वहां के ईओ को बोलेगा कि साहब आप जाओ, आपको मैं वारंट जारी करता हूं और ये संपत्ति कुर्क करो। अब वो ईओ चाहे तो वहां का जो ईओ चाहे वो अपने अधीनस्थ को वारंट क्या कर देगा? प्रश्नांकित कर देगा। अगर नगर पालिका नहीं है, कोई गांव वाली जगह है जहां पे वो चल संपत्ति है, तो जो ईओ है जिसकी संपत्ति यानी जिसका कर बकाया है, वो वहां के तहसीलदार को क्या करेगा? वारंट जारी करेगा कि सर ये हमारा यानी टैक्स खाके बैठा है और आप इसकी संपत्ति को क्या करो? कुर्क करो और हमारा पैसा दिलाओ। कौन सी धारा में बोला गया है? धारा 131 में बोला गया है। धारा 132 कह रही है कि अगर नगर पालिका की संपत्ति बकाया है, उसको बोल दिया, व्यक्ति क्या कर लिया, आप जैसे कुर्क करने के लिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, धारा 131 के अंदर वारंट जारी होता है तो उस वारंट के अंदर जमा कराने के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाता। या तो आप मान लो कुर्क करने के लिए गए, वारंट अधिकारी है जो कुर्क करने के लिए गया, वहीं पे उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिया, बोले साहब 2 मिनट रुको मैं अभी पैसे जमा करा देता हूं, तो वो हो जाएगा, नगर पालिका उसको टाइम नहीं देगी। ये नहीं वापस 5 दिन का 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। धारा 132 कह रही है व्यक्ति जमा नहीं कराता है, घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाता है, तो जो नगर पालिका का वारंट अधिकारी है वो जाके दरवाजे तोड़ के भी क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है, संपत्ति को कुर्क कर सकता है। कब से कब तक? सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अगर महिलाएं उसके अंदर बैठी हुई है
तो महिलाओं को कितने घंटे पहले नोटिस देना होगा? तो नोटिस देना होगा 3 घंटे पहले नोटिस देके बताना होगा कि हम आ रहे हैं, हम इसको आप खाली कर दो, हम ये संपत्ति कुर्क करेंगे। अगर फिर भी नहीं करती है तो फिर प्रवेश कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। चीजें थोड़ी हार्ड है, मैंने बार बार बताने की कोशिश करी है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।